Okay, so the next important topic of occupational health is pneumoconiosis. Pneumoconiosis, these are a group of diseases resulting from inhalation of respirable fraction of different chemical dust, organic or inorganic, leading to irreversible fibrosis. ठीक है, वो सब डिजीज़ जो डिफरेंट तरह की डस्ट को इनहेल करने से और लंग्स की फाइब्रोसिस की वजह से रिजल्ट करती हैं, दोज आर ऑल इंक्लूडेड इन द टॉपिक ऑफ न्यूमोकॉनियोसिस। इसमें हम फिर 6 डिजीज़ स्टडी करते हैं। सिलिकोसिस, सिलिका पार्टिकल्स की इनहेलेशन से होती है। एंथ्राकोसिस जो कोल्ड डस्ट से होती है। देन एस्बेस्टोसिस जो एस्बेस्टोस डस्ट को इनहेल करने से होती है। बेगासोसिस जो कि शुगर केन डस्ट को इनहेल करने से होती है। बाइसिनोसिस जो कॉटन डस्ट को इनहेल करने से होती है। और फार्मर्स लंग जो कि हे या ग्रेन डस्ट को इनहेल करने से होती है। तो इस सब में कुछ इसमें जो मैंने आपको डस्ट के नाम बताए इनमें से कुछ ऑर्गेनिक हैं, कुछ इनऑर्गेनिक हैं। इनऑर्गेनिक में सिलिका डस्ट है जो सिलिकोसिस कर रही है। कोल्ड डस्ट है जो एंथ्राकोसिस कर रही है। एस्बेस्टोस है जो एस्बेस्टोसिस कॉज कर रही है। और आयरन डस्ट है जो सिड्रोसिस कर रही है। तो हमने ना ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस भी याद रखना है। ये सेल्फ टेबल भी आता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक डस्ट एंड व्हाट आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय देम। ऑर्गेनिक डस्ट में टोल्ड यू कि केन फाइबर डस्ट वेगासोसिस कराती है। कॉटन डस्ट बाइसिनोसिस कराती है। टोबैको डस्ट टबाकोसिस कराती है। एंड हे और ग्रेन डस्ट फार्मर्स लंग कराती है। तो ये आपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक डस्ट और इनसे होने वाली डिजीज़ को भी याद रखना है। चलें, पहली डिजीज़ है सिलिकोसिस, जो कि हो क्यों रही है? इट इज़ कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ फाइन फ्री क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट, ये सिंपली सिलिका डस्ट। ठीक है, कॉज बाय इनहेलेशन ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड डस्ट और क्वार्ट्स पार्टिकल्स। और किन ऑक्यूपेशंस में सिलिकोसिस हो सकता है? माइनिंग में हो सकता है। कोयरिंग जो वो स्टोन्स या रॉक्स को तराशते हैं, कोयरिंग उसमें हो सकता है। ड्रेसिंग ऑफ सैंडस्टोन और ग्रेनाइट पॉटरी में हो सकता है। सिरामिक्स इंडस्ट्री में होता है। ग्लास इंडस्ट्री में होता है, ग्लास में भी सिलिका इन्वॉल्व होता है ना। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिका ब्लॉक्स, एब्रेसिव सोप्स, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, गैस इंडस्ट्री, सैंड ब्लास्टिंग, मेटल ग्राइंडिंग एंड बॉयलर स्केलिंग। तो इन सब ऑक्यूपेशंस में हमें सिलिकोसिस मिलेगा। और हमें ऑक्यूपेशंस याद करना है। ये पूछे जाएंगे कि सिलिकोसिस कौन से ऑक्यूपेशंस में हो सकता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। माइनिंग, क्वायरिंग, ड्रेसिंग ऑफ सैंडस्टोन एंड ग्रेनाइट, ग्लास इंडस्ट्री, एब्रेसिव सोप्स फॉर्मेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिका ब्लॉक्स, स्टील इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, सैंड ब्लास्टिंग, मेटल ग्राइंडिंग एंड बॉयलर स्केलिंग। पैथोजेनेसिस क्या सिलिका डस्ट से या सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्यों हो रही है? न्यूमोकोनियोसिस क्यों हो रही है? फाइब्रोसिस। तो सिलिका इज़ द मोस्ट फाइब्रोजेनिक डस्ट। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि विच इज़ द मोस्ट फाइब्रोजेनिक डस्ट? दैट इज सिलिका। इट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ हार्ट नोड्यूल्स इन द लंग्स विच कोलेस एज डिजीज प्रोग्रेसेस। दीज नोड्यूल्स आर 3 to 4 millimeter in diameter. Patients with silicosis are prone to pulmonary tuberculosis. जब वहाँ ऑलरेडी एक ऑनगोइंग पैथोलॉजी चल रही होगी तो उसको उसके सुपर इम्पोजिंग ट्यूबरकुलोसिस भी जल्दी हो जाएगा। और जो सिलिकोसिस के बाद ट्यूबरकुलोसिस होता है उसे हम कहते हैं सिलिको ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, साइन एंड सिम्टम वही जो किसी भी लंग डिजीज़ के होते हैं, कफ, डिस्नी एंड चेस्ट पेन। और अच्छा, इन सब सिलिकोसिस हो, बेगोसिस हो, जो भी हो, इन सब में हमने चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग अच्छी याद करनी है। तो सिलिकोसिस में हमें स्नोस्टोम अपीयरेंस मिलती है चेस्ट एक्सरे पर, ये आपने याद रखना है। ठीक है, और हमें डेंस नोड्यूलर ओपेसिटीज़ मिलती हैं होल लंग में, और लेकिन पर्टिकुलरली कहाँ पे? अपर जोन लंग में डेंस नोड्यूलर ओपेसिटीज़। प्लस हमें जो हाइलम होता है लंग का, वहाँ पे हमें हाइलर शेडोज़ मिलते हैं जो कि लार्ज हुए होते हैं। और हमें हाइलर नोड्स के लेवल पे एक्शियल कैल्सिफिकेशन भी मिलती है। तो नंबर 1 इज़ स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस एट एक्सरे। नंबर 2 डेंस नोड्यूलर ओपेसिटीज इन द होल लंग पर्टिकुलर इन अपर जोन्स। ठीक है, नंबर 3 इनलार्ज्ड हाइलर शेडोज। एंड नंबर 4 एक्शियल कैल्सिफिकेशंस इन हाइलर नोड्स। ठीक है, तो ये हमने 3-4 इसकी चेस्ट एक्सरे फाइंडिंग्स पढ़ ली हैं सिलिकोसिस की, तो आपने ये याद रखनी है। ट्रीटमेंट्स का यही है कि अगर आप एक्सपोजर हटा भी दें सिलिका का, फिर भी ये प्रोग्रेस करती रहती है, इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि एज सुन एज पॉसिबल एक्सपोजर हटा दें, ताकि ये डिजीज़ मतलब उसकी सिवियरिटी उससे ज़्यादा ना हो एटलीस्ट। ठीक है, तो चेस्ट एक्सरे में हमें स्नोस्टोम अपीयरेंस मिलेगी, डेंस नोड्यूलर ओपेसिटीज़ मिलेंगी, हाइलर शेडोज एनलार्ज हुए होंगी, और एक्शियल कैल्सिफिकेशन मिलेगी हाइलर नोड्स के लेवल पे। ठीक है, ये होगी हमारी बात सिलिकोसिस की। दूसरी थी डिजीज़ एंथ्राकोसिस, जो हो रही ड्यू टू प्रोलॉन्ग्ड इनहेलेशन ऑफ कोल्ड डस्ट। और एंथ्राकोसिस के 2 इंपॉर्टेंट हमें क्लिनिकल टाइप्स मिलती हैं। नंबर 1 सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस, सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस जिसकी थोड़ी सी बिनाइन फॉर्म है। सेकंड इज प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। ठीक है, सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस एंड प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। ऑक्यूपेशन में जस्ट कोल माइनिंग ही है, उसमें काफ़ी सारे थे। सिलिकोसिस में काफ़ी सारे प्रोफेशन थे ना, इसमें जस्ट कोल माइनिंग है। रेडियोलॉजी भी हमें द डायग्नोसिस हमें रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में मिलता है, और इसी को क्लिनिकल
प्रेजेंटेशन इतनी नहीं होती स्पेसिफिक, इसकी वैसे ही होती है जैसे किसी भी लंग डिजीज़ की होगी, वही चेस्ट पेन, डिस्निया, ब्रेथलेसनेस, वही। अच्छा, जो हमने इसकी पहली फॉर्म देखी सिंपल कोल वर्कर्स न्यूमोकोनियोसिस में हम ये कहते हैं कि इट इज़ कैरेक्टराइज्ड रेडियोलॉजिकली इन 3 ग्रेड्स डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ नोड्यूल्स। इसमें भी नोड्यूल्स बनते हैं लंग्स में, और इट इज़ नॉट प्रोग्रेस इफ माइनर लीव्स द इंडस्ट्री। जो थोड़ी बिनाइन सी है तो इट विल नॉट प्रोग्रेस इफ माइनर लीव्स द इंडस्ट्री, ठीक है, फिर ये प्रोग्रेस नहीं करेगी। जबकि दूसरी वाली है दैट इज़ प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। इन दिस फॉर्म लार्ज डेंस मैसेज सिंगल और मल्टीपल अकर मेनली इन अपर लोब्स। लार्ज डेंस मैसेज मतलब उसमें नोड्यूल्स, इसमें लार्ज मैसेज बन रहे हैं, एंड दे मे बी रेगुलर इन शेप एंड दे मे कैविटेट। ट्यूबरकुलोसिस इसमें भी हो सकता है जस्ट लाइक सिलिकोसिस। और दिस डिजीज प्रोग्रेसिव इवन इफ माइनर लीव्स द इंडस्ट्री, फिर भी प्रोग्रेस करती रही होंगे। ये थोड़ी मेलिग्नेंट से प्रेजेंटेशन में आ रही प्रोग्रेसिव मैसिव फाइब्रोसिस। साइलेंट सिम्टम्स वही हैं, कफ एंड स्पूटम फ्रॉम, क्योंकि एसोसिएटेड ब्रोंकाइटिस भी हो रहा है इसकी वजह से। और हम समटाइम्स द स्पूटम जो उसकी वजह से आता है मे बी ब्लैक इन कलर, जिसको हम मेलानोटिसिस कहते हैं। तो मेलानोटिसिस का कैरेक्टरिस्टिक है, एंथ्रोकोसिस का कैरेक्टरिस्टिक है, ये आपने याद रखना, ठीक है। तो कफ है और स्पूटम है, और दैट स्पूटम कैन बी ब्लैक इन कलर, और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसकी वजह से होता है। प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस होगी ऑन एक्सर्शन, और रेस्पिरेटरी फेलियर और राइट हार्ट फेलियर इसकी वजह से हो सकता है। राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग डिजीज को हम कोर पल्मोनेल भी कहते हैं ना, तो कोर पल्मोनेल या रेस्पिरेटरी फेलियर भी इसकी एक एंड कॉम्प्लिकेशन है। तीसरी डिजीज एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोस डस्ट की वजह से हो रही है। ऑक्यूपेशन मेनली इसमें एस्बेस्टोस सीमेंट फॉर्मेशन, और साथ में ब्रिक लाइनिंग, रूफ टाइल्स, माइनिंग, मिलिंग ऑफ मिनरल, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग एस्बेस्टोस, डिमोलिशन हाउसेस की जो होती है, शिपयार्ड वर्कर्स, फायर प्रूफ टेक्सटाइल, इन सब में एस्बेस्टोस की हो सकती है इन्हेलेशन। एस्बेस्टोस सीमेंट बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग एस्बेस्टोस, डिमोलिशन, शिपयार्ड वर्कर्स, फायर प्रूफ टेक्सटाइल, ब्रिक लाइनिंग, रूफ टाइल्स, ठीक है, ये होगी। अच्छा, देन जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स रिजल्ट करते हैं ड्यू टू एस्बेस्टोस, उसकी हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं। एक है बिनाइन प्लूरल प्लैक्स, जस्ट प्लैक्स बन रहे हैं और हमें रूटीन एक्सरे पर नहीं प्लैक्स नज़र आएंगे, ठीक है। मोस्ट कॉमनली डायफ्राम पर और एंट्रोलेटरल प्लूरल सर्फेसिस पर हमें नज़र आते हैं। डायफ्राम पर और एंट्रोलेटरल प्लूरल सर्फेसिस पे हमें बिनाइन प्लूरल प्लैक्स नजर आएंगे इन केस ऑफ एस्बेस्टोसिस। सेकंड उसकी कैटेगरी है डिजीज दैट इज़ बिनाइन प्लूरल एफ्यूजन। एक है बिनाइन प्लूरल प्लैक्स, दूसरी है बिनाइन प्लूरल एफ्यूजन। इसमें क्या होता है कि प्लूरल पेन होगा, फीवर होगा, ल्यूकोसाइटोसिस होगी, क्योंकि प्लूरल एफ्यूजन हुई है। दिस एफ्यूजन कैन ऑल्सो भी ब्लड स्टेन्ड, और डिजीज़ मोस्टली सेल्फ लिमिटिंग होती है, लेकिन अगर ये प्लूरल फाइब्रोसिस तरफ चला जाए उसके नतीजे में फिर ब्रेथलेसनेस भी कॉज होती है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी वॉज बिनाइन प्लूरल प्लैक, सेकंड वन इज बिनाइन प्लूरल एफ्यूजन जो कि ब्लड स्टेन भी हो सकती है, एंड इट कैन रिजल्ट इन फाइब्रोसिस लीडिंग टू ब्रेथलेसनेस। तीसरी है प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस, दैट इज़ बैड, और एस्बेस्टोसिस कहते हैं इसको है, हमने अक्सर नाम सुना है एस्बेस्टोसिस। तो एस्बेस्टोसिस रेफर्स टू प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस। जब फाइब्रोसिस शुरू हो जाए एस्बेस्टोसिस की वजह से तब हम उसको कहेंगे एस्बेस्टोसिस, ठीक है। अच्छा, दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सर्शनल ब्रेथलेसनेस, फिंगर क्लबिंग, and inspiratory crepitations which are audible over lower zones of both lungs। और रेडियोलॉजी पे हमें स्ट्रीकी ओपेसिटीज़ मिलेंगी। अभी हमने सिलिकोसिस में पढ़ा था कि उसमें हमें स्नोस्टोम अपीयरेंस मिल रही थी एक्सरे पर। एस्बेस्टोसिस की जो फाइब्रोसिस वाली फॉर्म है उसमें हमें क्या मिल रही है, स्ट्रीकी ओपेसिटीज़ ऑन एक्सरे, स्ट्रीकी ओपेसिटीज़ ऑन एक्सरे, ये भी याद रखना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा हमें फिंगर क्लबिंग, ब्रेथलेसनेस और इंस्पायरेटरी क्रेपिटेशन मिल रही है ओवर लोअर जोन्स ऑफ बोथ लंग्स, ठीक है। चौथी फॉर्म एस्बेस्टोसिस की दैट इज़ मैलिग्नेंट डिजीज़ ऑफ प्लूरा। ब्लू एस्बेस्टोस मोस्टली इस डिजीज़ को कॉज करा रहा होता है, और इसके नतीजे में मेसोथेलियोमा हो सकता है, ठीक है। प्लूरल मेम्ब्रेन में जो कैंसर होता है मेसोथेलियोमा ड्यू टू ब्लू एस्बेस्टोस, वो हो सकता है। और इसको ये प्रेजेंट कैसे करता है, चेस्ट पेन, प्लूरल एफ्यूजन एंड ब्रेथलेसनेस, ठीक है। अच्छा, डायग्नोसिस हम कैसे बनाते हैं एस्बेस्टोसिस का, हम ऐसे बना सकते हैं जो स्पूटम इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा होता है उसमें एस्बेस्टोस बॉडीज़ होती हैं। एस्बेस्टोस बॉडीज़ होती क्या, दीज आर द एस्बेस्टोस फाइबर्स कोटेड विद फाइब्रिन, ठीक है। एस्बेस्टोस फाइबर्स कोटेड विद फिब्रिन इज कॉल्ड एज एस्बेस्टोस बॉडी। जो हमें स्पूटम में नजर आएंगी चेस्ट एक्सरे पर हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आती है लोअर 2/3 ऑफ लंग फील्ड्स पे, ये बात तो आपने याद रखनी है, ठीक है। एक तो हमने देखा था कि प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस में हमें स्ट्रीकी ओपेसिटीज़ नजर आई रही थी, साथ में हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस नजर आती है लोअर 2/3 ऑफ लंग फील्ड्स पे, ये आपने बात याद रखनी है, ये कैरेक्टरिस्टिक है एस्बेस्टोसिस की, ठीक है। तो एस्बेस्टोसिस में हमने ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस देख ली, और सिलिकोसिस में हमने स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस देख ली, ये बात होगी। चौथी डिजीज़ इज़ बाइसिनोसिस। बाइसिनोसिस आई टोल्ड यू कि ये कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से होती है, उसके इनहेलेशन से होती है। ऑक्यूपेशन इन्वॉल्व है द कॉटन इंडस्ट्री या कॉटन फैक्ट्री। साइलेंट सिम्टम वही हैं, क्रोनिक कफ, प्रोग्रेसिव डिस्निया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, चेस्ट टाइटनेस, और इसका फीवर, मलेरिया और रीगर भी हो सकता है।
और सिम्टोमेटिक सा ट्रीटमेंट देना होता है, लेकिन ये डेफिनेटली उसको फिर कॉटन इंडस्ट्री से दूर ले जाए। बेगासोसिस इनहेलेशन ऑफ शुगर के इंडस्ट्री वजह से होता है, और शुगर के इंडस्ट्री में दरअसल ना एक फंगस होता है, उसका नाम होता है जो कि मतलब थर्मोफिलिक फंगस है, उस फंगस को हम कहते हैं थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट। थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिट जिस उसके कैरेक्टरिस्टिक को बता रहा है कि ये थर्मोफिलिक है, मतलब हाई टेम्परेचर में ग्रो करता है 40 to 50 डिग्रीज़ में, और ये फंगस है और उसका नाम क्या है, थर्मो एक्टिनोमाइसी सेकरी। सेकरी मतलब शुगर के से रिलेटेड है ना, तो थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकरी ये उसका नाम है फंगस का, जो कि बेगासोसिस करा रहा है। मोस्टली शुगर केन इंडस्ट्री में होता है, लेकिन साथ पेपर इंडस्ट्री में, कार्डबोर्ड इंडस्ट्री में और रेयन इंडस्ट्री में भी हो सकता है। सारे सिम्टम्स वही है, ब्रेथलेसनेस, कफ, हेमोप्टाइसिस, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, इंपेयरमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। ज़्यादा जल्दी ट्रीट कर लें तो रेजोल्यूशन हो जाएगी। अगर इसका जल्दी ट्रीटमेंट नहीं की जाएगी तो डिफ्यूज फाइब्रोसिस हो सकती है, लंग में एम्फीसीमा हो सकता है और ब्रोंकाइटिस हो सकता है। रेडियोलॉजी में हमें मोटलिंग इन लंग्स मिलता है। स्ट्रीकी अपीयरेंस हमें मिल रही थी एस्बेस्टोसिस में, और मोटलिंग हमें मिल रही है किसमें, बेगासोसिस में। बात याद रखनी है आपने, ठीक है, डिफरेंस याद रखने हैं आपने एचएस एक्सरे फाइंडिंग के। फार्मर्स लंग किस वजह से हो रहा है, वो मोल्डी है या ग्रेन डस्ट की वजह से हो रहा है। और हम कहते हैं जो मॉइस्चर वाली है या ग्रेन डस्ट होती है उसमें बैक्टीरिया फंगस ग्रो कर जाते हैं, और उसकी वजह से उसका टेम्परेचर राइज होता है 40 to 50 डिग्रीज तक का, जिसकी वजह से वहाँ पे थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस ग्रो करते हैं। और फार्मर्स लंग के लिए जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस, दैट इज़ माइक्रोपोलीस्पोराफिनी। पीछे हमने जो देखा है बेगासोसिस में कौन सा था, थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसिस सेकरी, ठीक है। इसमें कौन सा है, माइक्रोपोलीस्पोराफिनी, ठीक है, जो फार्मर्स लंग कराता है। ये मेन फंगस है, ये मेन कोज है फार्मर्स लंग का, आपने याद रखना है, ठीक है। सारे सिम्टम्स सबके वही हैं, डिस्निया, फीवर इसलिए क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स में इन्वॉल्व होते हैं। रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी, ये तो आप सब में लिख सकते हैं, रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, रिड्यूस्ड लंग कैपेसिटी, रिपीटेड अटैक कैन कॉज पल्मोनरी फाइब्रोसिस एज वेल, इनएविटेबल पल्मोनरी डैमेज, और फिर कोर पल्मोनल या फिर राइट हार्ट फेलियर ड्यू टू लंग डिजीज, ये भी रिजल्ट कर सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द न्यूमोकोनियोसिस के हमने 6 डिफरेंट टाइप्स पढ़ ली हैं, और हर एक की हमने इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली हैं, ठीक है। तो एक बार रिवाइज बस कर लेते हैं। 6 टाइप्स थी, 4 इनऑर्गेनिक एजेंट्स की वजह से हो रही हैं, 4 ऑर्गेनिक एजेंट्स की वजह से हो रही हैं। सिलिकोसिस में हमें सिलिको ट्यूबरकुलोसिस मिल सकती है, जस्ट एक्सरे में नो सम अपीयरेंस है, एक्चुअल क्लासिफिकेशन नहीं हमने पढ़ ली है। और दूसरा जो था एंथ्राकोसिस, मोस्टली सिंपल कोल वर्कस न्यूमोकोनियोसिस हो सकता है, और प्रोग्रेसिव मैसिव फिब्रोसिस हो सकता है। दोनों की इंटेंसिटी में फ़र्क है, मेलानोटिसिस मिलेगी हमें किसमें, एंथ्राकोसिस में, ठीक है। और एस्बेस्टोसिस में हमें ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस मिलेगी, ट्रिकियोपेस्टिस मिलेंगी। इसके अगेन 4 टाइप्स हैं, बिनाइन प्लूरल प्लैक्स, बिनाइन प्लूरल डिफ्यूजन, प्रोग्रेसिव पल्मोनरी फाइब्रोसिस जिसको एस्बेस्टोसिस भी कहते हैं, मैलिग्नेंट डिजीज ऑफ प्लूरा जिसमें मेसोथेलियोमा कॉज होता है बाय ब्लू एस्बेस्टोस। अच्छा, इसके अलावा बाइसिनोसिस जो बेसिकली कॉटन फाइबर डस्ट की वजह से हो रहा है, बेगासोसिस जो है कि थर्मो एक्टिनोमाइसिस सेकरी की वजह से हो रहा है, और इसके अलावा हमने फार्मर्स लंग पढ़ा जो कि मोल्डी है और ग्रेन डस्ट की वजह से हो रहा है, जिसमें हमारे पास माइक्रोपोलिस्पोराफिनी इन्वॉल्व ऑर्गेनिज्म फंगस है। और दैट इज़ ऑल अबाउट इट, दैट इज़ इट अबाउट न्यूमोकोनियोसिस।